यह विद्वत बुद्धि का मालिक यदि संसार में रहे तो बड़े से बड़े कार्य को करता है। यदि यही विद्वत बुद्धि का मालिक संन्यास में आ जाए तो बड़ा से बड़ा चमत्कारी कृत्य को, कार्य को कर कर अपने शरीर को छोड़ दे। बड़ा गजब है। एक जैसा ही आदमी सब है, फिर अंतर क्यों आ जाता है? कोई आतुर, कोई मरकट क्यों हो जाता है? एक जैसा ही है। और लगभग हर आदमी यह जरूर सोचता है कि मेरे आने वाला नस्ल, मेरे आने वाला संतान विवेकमान, बुद्धिमान, श्रेष्ठ और महान हो। फिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि आने वाला जनरेशन, आने वाला संतान बुद्धिमान और महान नहीं हो पाता है? सबकी अपनी अपनी सोचता जरूर है। प्रकृति में भी एक अच्छा अद्भुत फार्मूला है। प्रकृति के अंदर भी एक ऐसा है। पता नहीं प्रकृति के अंदर बुद्धि हो या ना हो, पर सोचता होगा तो सोचता होगा। प्रकृति सोचती होगी कि हमारे आने वाला नस्ल, हमारे आने वाला संतान, हमारे प्रकृति में आने वाला पीढ़ी तंदुरुस्त हो, चुस्त दुरुस्त हो। इसके लिए प्रकृति में एक फार्मूला है। प्रकृति ने भी एक फार्मूला को आविष्कार कर लिया, या समझो कि प्रकृति में एक फार्मूला है। प्रकृति अपने उस फार्मूला के द्वारा आने वाले नस्ल को तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त देखना चाहती है। इसलिए प्रकृति में एक फार्मूला है, काम का फार्मूला। इस काम के फार्मूले से प्रकृति पिता का चुनाव करती है, यानी कि अच्छे बीज का सिलेक्शन करती है, और अच्छे बीज का सिलेक्शन कर फिर गर्भ धारण करवाती है। इसलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, यदि कहीं एक गाय हो, दो सांड आ जाए, तो उस गाय के साथ वही सांड शारीरिक संबंध बना सकता है जो दोनों में युद्ध करके विजय हो। आपने राह चलते कुत्ता और कुत्ती को भी देखे होंगे। यदि एक मादा है और 4 नर हैं, तो 4 नर में पहले फाइट होता है, लड़ाई होता है, फिर उसमें से जो विजय होता है वही मादा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसलिए प्रकृति में एक सूत्र बना रखा है, एक प्रकृति में काम का सूत्र है। उस काम के सूत्र के आधार पर मादा के साथ शारीरिक संबंध वही बना सकता है जो विजयी हो। अब विजय वही होगा जो तंदुरुस्त होगा। जो तंदुरुस्त होगा वह यदि मादा के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो निस्संदेह आने वाला संतान भी तंदुरुस्त ही होगा। इसलिए प्रकृति मादा पे ख्याल नहीं करती, प्रकृति मां पर ख्याल नहीं करती। प्रकृति ख्याल करती है पुरुष पर, प्रकृति ख्याल करती है नर पर। इसलिए प्रकृति नर का चुनाव करती है कि आने वाला जनरेशन कैसा हो। इसलिए नर को शारीरिक संबंध बनाने से पहले एक युद्ध करना पड़ता है। यदि 2 नर हो, 4 नर हो तो, यदि अकेला हो तो फिर कोई बात नहीं। इसी पर वैज्ञानिकों ने एक कदम और आगे सोचा। नर तंदुरुस्त हो, यानी प्रकृति सोचती है कि नर तंदुरुस्त हो तो आने वाला संतान भी तंदुरुस्त होगा। वैज्ञानिक वहां सोचता है कि नर भी तंदुरुस्त हो और मादा भी तंदुरुस्त हो तो आने वाला संतान बिल्कुल ही तंदुरुस्त, चुस्त और दुरुस्त होगा। इसलिए वैज्ञानिक जोर देता है नर और मादा दोनों पर। बड़ा अद्भुत। इसी सूत्र पर हिटलर ने काम किया। हिटलर बोलता है कि जर्मन का लोग श्रेष्ठ है, इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी कोई है तो वह है जर्मन के लोग। इसलिए हिटलर दूसरी तरफ सोचता है कि संसार में वही व्यक्ति का जनरेशन और संतान हो जो जर्मन है, और जो जर्मन है वही विवाह करे और वही बच्चे को पैदा करे, क्योंकि इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ लोगों का रहने का ही अधिकार है। हिटलर ने ऐसा ही किया, दूसरे गैर जर्मन को मारना चालू कर दिया। फिर हिटलर के समझ में यह आया कि हां, नर और मादा दोनों तंदुरुस्त होना चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों बलिष्ठ होना चाहिए, पति और पत्नी दोनों ही चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होना चाहिए। हिटलर ने फिर नया फरमान जारी करता, ऐसा करो,
बच्चे वही पैदा कर सकते हैं जो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो। यदि मां कमजोर है उसे मार डालो, यदि बाप विकलांग है उसे मार डालो। अंधा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज, विकलांग को विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। यदि विवाह कर लिया तो संतान पैदा का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि संतान चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त ही होना चाहिए। इसलिए हिटलर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त के लिए लाखों लोगों की हत्या करवा दिया। बड़ा गजब है। जो हिटलर यह चाहता था कि इस पृथ्वी पर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त व्यक्ति ही रहे, हिटलर ऐसा इसलिए चाहता था कि चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त पति पत्नी से जब कोई बच्चा पैदा होगा तो महान होगा, श्रेष्ठ होगा। और महान और श्रेष्ठ जर्मन के लोग हो सकते हैं। और महान और श्रेष्ठ बच्चा होने के लिए मां बाप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त जरूर होना चाहिए। और जो मां बाप चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त नहीं है उसका संतान महान नहीं होगा। इसलिए मार दो ऐसे मां बाप को। पर हिटलर तो स्वयं कमजोर था, उसके हाथ पैर कांपते रहते थे, हाइट भी कम था, फिर भी हिटलर अपने को महान समझता था। लेकिन भारत के ज्ञानी कुछ और सोचते हैं। विज्ञान कहता है स्त्री पुरुष दोनों तंदुरुस्त होना चाहिए। प्रकृति कहती है स्त्री तंदुरुस्त हो या ना हो, पुरुष तंदुरुस्त होना चाहिए। पर भारत का ज्ञानी कहता है स्त्री पुरुष तंदुरुस्त हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, विचार तंदुरुस्त होना चाहिए। यदि विचार तंदुरुस्त है तो आने वाला संतान निस्संदेह महान होगा। अब बड़ा गजब, यदि शरीर के तंदुरुस्ती से कोई महान बनता तो स्टीफन हॉकिंग कभी महान नहीं होते, दुनिया का महान वैज्ञानिक नहीं होते। एल्वा एडिसन शरीर से कमजोर थे पर दुनिया का महान वैज्ञानिक हो गए। बल और शारीरिक तंदुरुस्ती के दृष्टि से देखा जाए तो राम कमजोर थे और रावण बलिष्ठ था, तंदुरुस्त था। इसलिए ऋषि कहते हैं कि शरीर के कमजोर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अष्टावक्र के तो 8 जगह से शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, फिर भी दुनिया के महान ज्ञानी आत्मज्ञानी हुए अष्टावक्र। इसलिए ज्ञानी कहते हैं आपका शरीर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो या ना हो, विचार तंदुरुस्त होना चाहिए। यदि आपका शरीर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो, ये तो गधे का भी होता है, ये तो घोड़े का भी होता है, ये तो कुत्ता बिल्ली का भी होता है। और बड़े मजे की बात है कि मनुष्य को छोड़कर दूसरे किसी भी जीव को देखो, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्ती है। जब सारे जीव चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है तो महान तो नहीं है। इसलिए महान होने का फॉर्मूला विचार से है।